नमस्कार साथियों। तो मैं राहुल गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो पहले मैं अपने बारे में कुछ बातें बता दूं। मैंने अपनी मास्टर्स लोक प्रशासन यानी पबैड में किया था। उसके बाद फिर मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम क्रैक किया। यूपीएससी, एमपीपीएससी, राजस्थान, हरियाणा, इन चारों परीक्षाओं की मुख्य परीक्षा मैंने दी। हरियाणा लोक सेवा आयोग का 2 बार मैंने इंटरव्यू फेस किया है और मुझे लगभग 8 से ज़्यादा सालों का पढ़ाने का अनुभव है। अब तक मैं प्रत्यक्ष रूप से 10,000 से ज़्यादा बच्चों को गाइड कर चुका हूं, जिनमें 600 से ज़्यादा बच्चों ने प्री का एग्ज़ाम क्रैक किया है, 50 से ज़्यादा बच्चों ने मुख्य परीक्षा को क्रैक किया है, 20 से ज़्यादा बच्चे अभी तक यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस में किसी सरकारी पद पर बैठे हैं और आने वाले समय में एमपीपीएससी के अंदर 2019 और 20 के जो इंटरव्यूज़ होने हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि लगभग कुछ ऐसे स्टूडेंट रहेंगे जिनका नाम आप टॉप 10 में देखेंगे। अभी तक मैं अपनी सेवाएं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, आनंद सुपर 100, ज्योति सार आईएएस और स्टडी आईक्यू में पढ़ा चुका। तो ये था मेरे बारे में एक बेसिक सी जानकारी जो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैंने आप लोगों को दी। तो मुझे जो 8 सालों का अनुभव है, इन 8 सालों के अनुभव को मैं आज आपको एक वीडियो लेक्चर, एक टॉपिक के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। हर एक टीचर का कोई ना कोई पहला प्यार होता है। मेरा पहला प्यार मेरा लोक प्रशासन रहा, क्योंकि बहुत लंबे समय तक मैंने लोक प्रशासन को पढ़ा। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस में ऑप्शनल रहा और लोक प्रशासन का ही एक छोटा सा हिस्सा होता है संविधान। तो आज हम लोग संविधान को, क्योंकि मैंने 8 सालों से पढ़ाया है, लोक प्रशासन को पढ़ाने का उतना अवसर नहीं मिला, लेकिन संविधान को मैंने लगभग 8 वर्षों से पढ़ाया है। और उसी संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, बहुत ज़्यादा डायनेमिक टॉपिक है, उस पर हम लोग बात करेंगे, जो है संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। संविधान संशोधन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, डायनेमिक टॉपिक है, क्योंकि हम लोग हमेशा हर साल कुछ ना कुछ सुनते हैं कि संसद ने संविधान के इस भाग में संशोधन किया, कुछ परिवर्तन किया। आज हम लोग संविधान संशोधन के 6 टॉपिक पर बात करेंगे। हालांकि एक और दूसरा टॉपिक भी है, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, उस पर बात ना करते हुए पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि संविधान संशोधन का अर्थ क्या है, फिर उसके बैकग्राउंड और नेचर को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद संवैधानिक प्रावधान, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान में संशोधन करने के कितने प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी और संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया। देखिए, मैं इतने समय से मेरा जो अनुभव रहा है, मैं आपको ईमानदारी से एक बात बताऊं कि जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, सबसे पहले उसके सब टॉपिक निकालिए कि हमें इस टॉपिक में क्या क्या सब टॉपिक कवर करने हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट से कोई किताब ली और सीधा पढ़ना शुरू कर दिया, कोई नोट्स लिए शुरू कर दिया। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं या फिर कहीं भी किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ते हैं, तो पहले उस टॉपिक के सब टॉपिक निकालिए कि हमें इस टॉपिक में इन सब टॉपिक को कवर करना है। एक एक को करते चले जाइए और यकीन मानिए एग्जाम के अंदर उस टॉपिक से आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। तब आप कभी भी कट ऑफ के बारे में नहीं सोचेंगे कि इतनी कट ऑफ गई। आप अपना बेस्ट देंगे और यकीन मानिए पॉलिटी के अंदर अगर 18 सवाल आएंगे तो 16 सवाल आपके कम से कम, 2 सवाल में हमेशा इधर उधर हो सकता है, लेकिन 16 सवाल आप लोगों के ठीक हो जाएंगे। तो हम लोग इस पार्ट को इस तरीके से बांट रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं संविधान संशोधन के अर्थ से। शब्द क्या है? संविधान संशोधन, संविधान प्लस संशोधन। संशोधन का अर्थ क्या है? तो हमारे यहां संशोधन का अर्थ संविधान में बताया गया है, पहला परिवर्धन, इंग्लिश में कहा गया है एडिशन, कुछ जोड़ना। जैसे हम लोग कहते हैं कि
86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा हमने शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा दिया और आर्टिकल 21A को जोड़ा, एडिशन किया, जोड़ा। तो संशोधन का अर्थ पहला क्या है? जोड़ना। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है? परिवर्धन यानी एडिशन। दूसरा शब्द है परिवर्तन, वेरिएशन। संविधान संशोधन का दूसरा अर्थ होता है परिवर्तन करना, वेरिएशन करना। वेरिएशन करने का मतलब कि ना तो हम कुछ जोड़ रहे हैं, ना ही कुछ हटा रहे हैं, बल्कि जो पहले से संविधान में दिया गया है उसमें कुछ परिवर्तन कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 और उसमें दिया गया है आर्टिकल 45। पार्ट 4 क्या बताता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताता है। उसमें आर्टिकल 45 में ये कहा गया था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 26 जनवरी 1950 को जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ, उस समय आर्टिकल 45 में कहा गया था कि 6 साल से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को, 6 साल से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को राज्य शिक्षा और स्वास्थ्य देने का प्रयास करेगा। यह लिखा गया था मूल संविधान में। इस 86 अमेंडमेंट के ही द्वारा हमने आर्टिकल 45 में चेंज किया। क्या चेंज किया? हमने ये शब्द हटा दिया और लिखा है कि 6 साल से कम आयु के बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य का राज्य देने का प्रयास करेगा। तो ये क्या है? परिवर्तन, वेरिएशन किया है। ना तो हमने कुछ जोड़ा, ना कुछ घटाया, बल्कि हमने उसकी भाषा, उसकी शब्दावली में परिवर्तन कर दिया। संविधान संशोधन का तीसरा अर्थ होता है निरसन, रिपील, हटा देना। जब हम कहते हैं कि 44th अमेंडमेंट के द्वारा हमने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया, तो हटा दिया भी, घटा दिया, निकल गया है। तो निरसन, जब हम कहते हैं कि हमने 7वें संशोधन के द्वारा, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हमने संविधान से भाग 7 को हटा दिया, तो हटा दिया। आज भी हमारे संविधान के अंदर भाग 7 नहीं है। तो यह होता है संविधान संशोधन का अर्थ। तो अगर मान लीजिए कि 3 मार्कर में आपसे सवाल पूछा जाए या फिर साक्षात्कार में आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन क्या है, तो 3 शब्द हैं। पहला शब्द है एडिशन, दूसरा है वेरिएशन और तीसरा है रिपील। परिवर्धन, परिवर्तन और निरसन, यह होता है संविधान संशोधन का अर्थ। इतना समझ में आया? अब बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं बैकग्राउंड और नेचर को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, संविधान संशोधन को जब संविधान में जोड़ा जा रहा था तो संविधान सभा का उस पर खूब बहस, वाद विवाद हुआ। जहां एक ओर पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि संविधान में संशोधन करना आसान हो, लचीला हो, तो वहीं दूसरी ओर भीमराव अंबेडकर ये मानते थे कि संविधान में संशोधन करना केवल लचीला नहीं होना चाहिए बल्कि कठोर भी होना चाहिए। और अंबेडकर साहब का एक कथन है जो बहुत चर्चा में रहता है, जो संविधान से असंतुष्ट है उन्हें बस 2/3 बहुमत प्राप्त करना है। यदि वे व्यस्क मत के आधार पर निर्वाचित संसद में 2/3 बहुमत भी नहीं पा सकते तो यह समझ जाना चाहिए कि संविधान के प्रति असंतोष में जनता उनके साथ नहीं है। अंबेडकर साहब ने संविधान सभा में यह बात कही कि अगर कोई जनता के द्वारा वोट डालकर चुना गया है, उसकी सरकार है और वो संविधान के किसी प्रावधान से संतुष्ट नहीं है और वो संविधान में परिवर्तन करना चाहता है, संशोधन करना चाहता है, तो वो 2/3 बहुमत हासिल करे और कर ले। अगर वो संसद में 2/3 बहुमत भी हासिल नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब यह है कि जो आपका असंतोष है
उसके साथ जनता आपके साथ नहीं है। तो ये एक वाद विवाद था जो संविधान सभा में हुआ अंबेडकर और पंडित नेहरू के बीच में। संविधान सभा का एक पक्ष था जो संविधान को लचीला बनाना चाहता था, और संविधान सभा का एक पक्ष था जो संविधान को कठोर बनाना चाहता था। और अगर आपने कभी संविधान सभा के सिद्धांतों को पढ़ा हो तो संविधान सभा के दो प्रमुख सिद्धांत थे। एक सिद्धांत का नाम था समायोजन का सिद्धांत, और दूसरे सिद्धांत का नाम था सर्वसम्मति। एक का नाम था समायोजन और दूसरे का नाम था सर्वसम्मति। समायोजन का मतलब है कि जब दो परस्पर विरोधी विचार हैं और उनके बीच में समझौता नहीं हो पा रहा, मतलब एक पक्ष है जो इस बात पर अड़ा है कि संविधान कठोर होगा, और एक पक्ष है जो ये चाहता है कि संविधान लचीला ही हो, तो दो परस्पर विरोधी विचार हैं। तो समायोजन का सिद्धांत ये कहता है कि इन दो परस्पर विरोधी विचारों के बीच का रास्ता निकाला जाए। और दूसरा सिद्धांत सर्वसम्मति, जब बीच का रास्ता निकल जाए तो संविधान सभा सर्वसम्मति से उस प्रस्ताव को पारित करते। तो ऐसा ही हुआ हमारी संविधान सभा में। कुछ सदस्यों का कहना था कि संविधान कठोर हो, तो कुछ का कहना था संविधान लचीला हो। तो हमने समायोजन और सर्वसम्मति से तय किया कि भारत का संविधान कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण होगा। हमारे संविधान की एक विशेषता है ये कि भारतीय संविधान कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण है। लेकिन क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि कठोर संविधान का अर्थ क्या है, लचीले संविधान का अर्थ क्या है? मान लीजिए कि 5 मार्कर में आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि भारत का संविधान कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण है, टिप्पणी करें। किस तरीके से लिखेंगे? देखिए, कठोर संविधान का मतलब है यदि संविधान में संशोधन करना मुश्किल है, कठोर है। यदि संविधान में परिवर्तन करना, संशोधन करना आसान है, सरल है, तो वह लचीला है। इसको दूसरे तरीके से समझें, यदि संविधान में संशोधन करने के लिए 2/3 बहुमत, संसद के 2/3 बहुमत की आवश्यकता है, तो संविधान कठोर है। यदि संविधान में संशोधन करने के लिए साधारण बहुमत, कुछ ही लोगों की जरूरत है, तो संविधान लचीला है। ब्रिटेन का संविधान लचीला संविधान माना जाता है, क्योंकि ब्रिटेन में सामान्य कानून और संवैधानिक कानून में अंतर नहीं किया जाता, जबकि अमेरिका का संविधान कठोर संविधान माना जाता है। अमेरिका में संविधान में संशोधन करना बहुत मुश्किल है। हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या अपनाया? कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण। और ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे यहां संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया ना तो ब्रिटेन से प्रभावित है, ना ही अमेरिका से, बल्कि कहां से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित है। प्री में सवाल आ जाता है कि संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया कहां से ली गई है, तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। चौथी बात, संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में नहीं। देखिए, संविधान जब लागू हुआ और आज तक की हम बात करें, संसद और न्यायपालिका के बीच में हमेशा एक टकराव रहता है। संसद कहती है कि हमें जनप्रतिनिधि हैं, हमें जनता ने चुना है, तो हमें संविधान में संशोधन करने का पूरा अधिकार है। वही न्यायपालिका कहती है कि हमें संविधान के संरक्षक हैं, प्रोटेक्टर हैं, हमारा भी एक दायित्व है। तो संसद बनाम न्यायपालिका का टकराव इतना बढ़ गया कि 1973 में केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हां, हम आपकी बात से सहमत हैं कि आप संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचे में नहीं। मूल ढांचा क्या है? मूल ढांचे को कई अन्य नामों से जाना जाता है। बुनियादी संरचना, आधारभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर।
अगर हमें आसान भाषा में समझना हो कि मूल ढांचा क्या है, तो संविधान की वह विशेषताएं जिस पर हमारा पूरा संविधान टिका है। जैसे घर होता है, घर की नींव होती है, उस नींव में अगर आप कोई परिवर्तन करेंगे तो पूरे घर का ढांचा बिगड़ जाएगा। तो उसी प्रकार संविधान की वे विशेषताएं जिस पर हमारे पूरे संविधान को खड़ा किया गया है वो है। उदाहरण के तौर पर हमारे संविधान में लिखा है प्रस्तावना में कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। अगर मान लीजिए कि संसद लोकतंत्र की जगह राजतांत्रिक गणराज्य लिख दे, एक शब्द बदलेगा या पूरा संविधान ही बदल जाएगा? तो यह मतलब होता है मूल ढांचे का। मूल ढांचा एक अलग टॉपिक के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये थी संविधान संशोधन का अर्थ और उसकी नेचर। अब आते हैं आगे। अब पढ़ते हैं संवैधानिक प्रावधान। देखिए, एक एक चीज को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे ताकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो हो और फैक्चुअल क्लैरिटी भी साथ में हो। मेंस जब आप लिखते हैं तब आपके पास कंसेप्चुअल और फैक्चुअल क्लैरिटी दोनों होनी चाहिए, लेकिन जब आप प्री का एग्जाम देते हैं तब आपको ज्यादा फैक्चुअल नॉलेज की जानकारी होनी चाहिए। लेकिन हम लोग तो दोनों चीजों को साथ में लेकर चलेंगे, क्योंकि केवल रटने से एग्जाम नहीं निकलता, समझना पड़ता है, आत्मसात करना पड़ता है। तीसरे बिंदु पर आते हैं, संवैधानिक प्रावधान। सबसे पहले कि संविधान का भाग 20 और अनुच्छेद 368, ये याद रखना है प्री के लिए और मेंस दोनों के लिए, कि संविधान संशोधन का उल्लेख संविधान में कहां है, तो भाग 20 में है और अनुच्छेद 368 में है। भाग 20 का टाइटल क्या है? संविधान का संशोधन। भाग 20 में क्या लिखा है? संविधान का संशोधन। संविधान संशोधन नहीं लिखा, संविधान का संशोधन। और आर्टिकल 368 में क्या लिखा है? संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। यानी आर्टिकल 368 इस बात पर बल देता है कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार, उसकी शक्ति संसद को है और उसकी प्रक्रिया का उल्लेख भी करता है। तो यह ध्यान में रखिएगा। आगे, जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ तो आर्टिकल 368 में केवल 2 ही प्रावधान थे। यानी कुछ इस तरीके से था कि 368 क्लॉज नंबर 1 और क्लॉज नंबर 2 मूल संविधान में। वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 3 है। तो अनुच्छेद 368 में कुल मिलाकर 3 प्रावधान है, 368(1), 368(2) और 368(3). एक एक कर पढ़ते हैं। 368(1) क्या कहता है? संविधान, संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति, और यह बताता है कि संविधान संशोधन का मतलब है परिवर्धन, परिवर्तन और निरसन। तो आर्टिकल 368 क्लॉज नंबर 1 क्या कहता है कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को है, और संविधान संशोधन का अर्थ होता है एडिशन, वेरिएशन और रिपील। यानी ये आर्टिकल 368(1) में बताया गया। दूसरा 368(2) क्या बताता है? 368(2) बताता है संविधान में संशोधन करने की संसद की प्रक्रिया। यानी अगर हमें संविधान में संशोधन करना है तो उसकी एक प्रक्रिया है, उसका एक प्रोसेस होता है। उसका उल्लेख कहां है? 368(2) में है। वहीं आर्टिकल 368(3) क्या बताता है? 368(3) कहता है, एक स्पष्टीकरण देता है, और वो क्या है कि संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में नहीं आता। संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 में दी गई विधि की परिभाषा में नहीं आता। अब विधि क्या है? क्योंकि आर्टिकल 13 यह कहता है कि यदि राज्य कोई ऐसी विधि बनाएगा जो मूल अधिकारों से असंगत है, मूल अधिकारों को कम करती है, तो वह उल्लंघन की मात्रा तक 0 होगी। और विधि का मतलब कानून, अधिनियम, अध्यादेश, नोटिफिकेशन, रूढ़ी, प्रथाएं सब है, लेकिन संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में नहीं आता। और ये जो प्रावधान था 368(3), ये 24वें संशोधन के द्वारा हमने जोड़ा, क्योंकि मूल संविधान में तो 2 ही प्रावधान थे, 368(1) और 368(2). तीसरा प्रावधान तो बाद में जोड़ा, 24th अमेंडमेंट के द्वारा हमने इसमें जोड़ा। आगे पढ़ेंगे इस चीज को।
तो क्या संसद संविधान में संशोधन कर कर मूल अधिकारों को कम कर सकती है? क्या संसद संविधान मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है? हां, कर सकती है। क्या संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है? हां, कर सकती है। क्या संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन या किसी आर्टिकल में संशोधन कर सकती है? हां, कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक जिन जिन विशेषताओं को मूल ढांचा घोषित किया है उसमें संशोधन नहीं कर सकती। भविष्य में सुप्रीम कोर्ट अगर किसी अन्य विशेषता को, अन्य प्रावधान को मूल ढांचा घोषित करे तो उसमें संशोधन नहीं कर सकते। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं आगे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा कि संविधान संशोधन का अर्थ क्या है। तो संविधान संशोधन का अर्थ है एडिशन, वेरिएशन, रिपील, जोड़ना, हटाना या परिवर्तन करना। संविधान संशोधन की प्रकृति कैसी है? कठोरता व लचीलेपन की मिश्रण है। संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया कहां से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। संविधान संशोधन के बारे में संवैधानिक प्रावधान कहां है? तो भाग 20 अनुच्छेद 368 में दिए गए हैं। 368 में वर्तमान में कितने प्रावधान हैं? तो 3 प्रावधान। तो इतना हम लोगों ने अभी तक चीजों को समझा। अब चीजें धीरे धीरे कर जटिल होंगी। ये तो एक बेसिक सी बातें थी। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान में संशोधन करने के प्रकार। तो संविधान में संशोधन करने के 3 प्रकार हैं। संसद के साधारण बहुमत से, संसद के विशेष बहुमत से और संसद के विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों के साधारण बहुमत से। तो संविधान में परिवर्तन, संशोधन करने के 3 तरीके, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ स्टेट्स लेजिस्लेचर। तो अब यहां पर समझिए कि अगर मैं कहता हूं कि संविधान में संशोधन करना लचीला है तो इसका मतलब है कि साधारण बहुमत। अगर मैं कहता हूं कि संविधान में संशोधन करना कठोर है तो इसका मतलब ये 2 पॉइंट। अगर हम कहते हैं कि संविधान में रुकिएगा, ये 2, यदि सिंपल मेजॉरिटी से संविधान में संशोधन हो रहा है तो संविधान लचीला है, संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया लचीली है। अगर संविधान में संशोधन विशेष बहुमत या फिर विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों से होता है तो इसका मतलब क्या है? कठोर है। तो यही मतलब होता है कठोरता व लचीलेपन का। और मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हमारे संविधान निर्माता ना तो ब्रिटेन की तरह लचीला बनाना चाहते थे, ना ही अमेरिका की तरह कठोर बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण रखा। सिंपल मेजॉरिटी से हो तो लचीला है, अगर विशेष बहुमत या फिर विशेष बहुमत और आधे राज्यों की विधानमंडलों के समर्थन से हो तो संविधान कठोर है। इसे इस तरीके से समझो, इस डायग्राम से। कई बार देखिए प्रैक्टिकली में तो संविधान में संशोधन करने के 2 तरीके बनते हैं, एक आर्टिकल 368 के तहत और एक साधारण बहुमत से। 2 ही तरीके हैं प्रैक्टिकली देखा जाए तो। आर्टिकल 368 में 2 चीजें बताई गई हैं, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का साधारण बहुमत, और एक तरीका है साधारण बहुमत। तो संविधान में संशोधन करने के 2 प्रकार माने जा सकते हैं। एक अनुच्छेद 368 से होने वाला संशोधन जिसमें एक स्पेशल मेजॉरिटी वाला प्रोसेस होगा, एक स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर का प्रोसेस होगा, एक सिंपल मेजॉरिटी से। ये वाला मामला क्या है? लचीले वाले मामला है। ये वाला मामला कैसा है? कठोरता का मामला है। अब जब हम कहते हैं कि संविधान में संशोधन करने, मान लीजिए कि एग्जाम में सवाल आ जाए 5 मार्कर में कि संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया बताओ, तो हम ये वाली बताते हैं, आर्टिकल 368 वाली, सिंपल मेजॉरिटी वाली नहीं बताते। सिंपल मेजॉरिटी से संविधान में संशोधन उस तरीके से होता है जैसे साधारण बहुमत से होता है। जैसे सामान्य जो बिल पास किए जाते हैं वो सिंपल मेजॉरिटी से किए जाते हैं, तो उसकी कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। लेकिन जब हम संविधान संशोधन करने की
प्रक्रिया की बात करते हैं तब हम इसकी बात करते हैं, आर्टिकल 368। और मैंने शुरुआत में बताया कि अनुच्छेद 368(2) संसद की संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। अब इसको थोड़ा समझना है कि साधारण बहुमत क्या है, विशेष बहुमत क्या है, क्योंकि नई चीजें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि मैं बार बार शब्द का उपयोग करूंगा, विशेष बहुमत, साधारण बहुमत, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि अगर सिंपल मेजॉरिटी क्या है, स्पेशल मेजॉरिटी क्या है, तो फिर चीजें कैसे समझ में आएंगी। तो संविधान में संशोधन करने के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। साधारण बहुमत से होने वाला संशोधन, विशेष बहुमत से होने वाला संशोधन, और संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ भारत के कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडलों से होने वाला समर्थन। देखिए, मैंने विधानमंडल शब्द का उपयोग किया है, मैंने ये नहीं कहा कि कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाएं, गलत हो जाएगा ये। विधानमंडल, विधानमंडल के 2 अंग हो सकते हैं, विधानसभा, विधान परिषद। हालांकि भारत में 6 ही राज्य हैं जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, लेकिन यहां पर जो शब्द आएगा वो विधानसभा नहीं आएगा, विधानमंडल। यानी अगर महाराष्ट्र के अंदर वो बिल भेजा गया है तो वो विधानसभा और विधान परिषद दोनों से पास होना चाहिए। और किस बहुमत से? सिंपल मेजॉरिटी से। उस पर बात करेंगे जब हम प्रक्रिया की बात करें। तो पहले हम समझते हैं टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी। 4 प्रकार के बहुमत बताए गए हैं: सिंपल मेजॉरिटी, फुल मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी। हालांकि हमें मेन फोकस तो इस पर करना है, सिंपल और स्पेशल, लेकिन क्योंकि हम लोग संविधान संशोधन को पढ़ रहे हैं और बहुमत को पढ़ना है तो इसको भी पढ़ लेते हैं ताकि एक समझ विकसित हो। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले साधारण बहुमत। साधारण बहुमत को हम लोग कार्यशील बहुमत कहते हैं, वर्किंग मेजॉरिटी कहते हैं। इसका मतलब संसद का कामकाज चलाने के लिए, संसद की कार्यवाही को चलाने के लिए हमें जिस बहुमत की आवश्यकता होती है उसे कार्यशील बहुमत कहते हैं, साधारण बहुमत कहते हैं। यह क्या होता है? सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। यह सिंपल मेजॉरिटी की डेफिनेशन है। उदाहरण के तौर पर वर्तमान में लोकसभा की संख्या कितनी है? 543। हम ये मान लेते हैं कि मान लीजिए कि 543 में से 3 सदस्य अनुपस्थित हैं, अब्सेंट हैं, आए नहीं। और ये मान लेते हैं कि मान लीजिए कि 40 लोगों को वोट डालने के अधिकार से रोका गया है। तो लोकसभा की कुल संख्या कितनी है? 543। 543 में से कितने लोग आए ही नहीं? तो 3 लोग उस दिन बैठक में नहीं आए। 40 लोगों को स्पीकर ने वोट डालने से रोक दिया। तो सदन में ऐसे कितने लोग हैं जो उपस्थित भी हैं और जिनको वोट डालने का अधिकार भी है? तो ये कितना आया? 500। तो सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कितने लोग हैं? 500। तो 500 का आधा प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपका 251, 251। ये होता है सिंपल मेजॉरिटी। अब मान लीजिए कि 543 में से मान लीजिए कि 400 सदस्य अनुपस्थित हैं, आए नहीं बैठक में, अन्य 43 लोगों को वोट डालने से रोका गया। तो कितने लोग बचे? 100 ही लोग बचे। तो 100 का आधा प्लस 1। तो सिंपल मेजॉरिटी को बहुत आसान भाषा में अगर हम कहें कि जिस दिन संसद की कार्यवाही बैठक चल रही है, जितने लोग उपस्थित हैं और उनमें से जितने लोगों को वोट डालने का अधिकार है उसका आधा प्लस 1, यह कहलाता है सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब आते हैं फुल मेजॉरिटी। फुल मेजॉरिटी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी कहते हैं, अत्यंतिक बहुमत भी कहते हैं। सीधा मतलब है इसका टोटल का आधा प्लस 1। जैसे मध्य प्रदेश विधानसभा की सीटों की संख्या 230, इसका आधा प्लस 1 कितना हुआ? 116। यहां फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग उपस्थित हैं, कितने वोट डालने हैं, टोटल का आधा प्लस 1। सदन की जितनी टोटल स्ट्रेंथ है उसका आधा प्लस 1
फुल मेजॉरिटी कहलाता है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहलाता है। और सरकार बनाने समय इस बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, साधारण बहुमत का कोई उदाहरण नहीं बताया, 2-3 उदाहरण जो आप लोग ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 3 के तहत अगर संसद राज्य का निर्माण करती है, एक राज्य से दूसरे राज्य का, उसके नाम में, सीमा में कोई परिवर्तन करती है, तो वो संसद सिंपल मेजॉरिटी से करती है, साधारण बहुमत से होने वाला संशोधन है। या फिर आर्टिकल 169 जिसमें विधान परिषद के गठन व समाप्ति के बारे में बताया गया है। किसी राज्य में मान लीजिए कि विधान परिषद है, उसको समाप्त करना है, या फिर जहां पर नहीं है वहां पर गठित करना है, तो यह अधिकार किसको है? पार्लियामेंट को है। और पार्लियामेंट कैसे करती है? साधारण बहुमत से करती है। तो यह काम संसद साधारण बहुमत से करती है। तो ध्यान में रखिएगा, ये 2 उदाहरण क्यों बताए हैं? तो बहुत सारे उदाहरण, ये 2 उदाहरण इसलिए बताए क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो अभी तक हम लोगों ने 2 बहुमत को समझा, सिंपल मेजॉरिटी और फुल मेजॉरिटी या फिर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। अब तीसरा समझते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी। इसे हिंदी में कहते हैं प्रभावशील या फिर प्रभावी बहुमत। इसको डिफाइन इस तरीके से किया जाता है, सदन की प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा जाता है, सभी तत्कालीन सदस्य। ये थोड़ा अलग है, ट्रिकी है, इसको समझना है। उदाहरण के तौर पर राज्यसभा की संख्या कितनी है? 245 है। वर्तमान में राज्यसभा की संख्या कितनी है? 245 है। अब मान लीजिए कि राज्यसभा की 245 टोटल स्ट्रेंथ में से मान लीजिए कि 5 पद अभी खाली हैं। मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला कि वो लोग बैठक में नहीं आए, मैं कह रहा हूं कि राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ 245 है, जिसमें से 5 पद अभी खाली पड़े हैं। हो सकता है किसी ने इस्तीफा दे दिया हो, किसी की मृत्यु हो गई हो, या किसी पर अभी चुनाव होना शेष हो, तो 5 पद खाली हैं। तो ये आंकड़ा कितना आया? 240। ये क्या है? ये है प्रभावी सदस्य संख्या। प्रभावी सदस्य संख्या, इफेक्टिव स्ट्रेंथ, इसका आधा प्लस 1, ये आएगा इफेक्टिव मेजॉरिटी। यहां पर बिल्कुल नहीं है। अगर सारे पद भरे हुए हैं तो सारे का आधा प्लस 1 आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि राज्यसभा में 245 पद ही भरे हुए हैं तो उसका आधा प्लस 1। लेकिन इफेक्टिव स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल स्ट्रेंथ माइनस वेकेंट पोस्ट, खाली पद, तो ये आ गई आपकी इफेक्टिव स्ट्रेंथ, इसका आधा प्लस 1। राज्यसभा के उपसभापति को हटाने के लिए इस बहुमत का उपयोग होता है। लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने के लिए इस बहुमत का उपयोग होता है। विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति उपसभापति को हटाने के लिए इसी बहुमत का उपयोग होता है। राज्यसभा का सभापति जो उपराष्ट्रपति होता है, उसको राज्यसभा इसी बहुमत से पास करती है। तो ये बहुत मुश्किल नहीं है समझना, लेकिन इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इतने लोगों को, इतने पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को इस बहुमत से हटाया जा रहा है। तो इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या है? टोटल स्ट्रेंथ, जितने टोटल पद हैं माइनस खाली पद, मतलब खाली पद का मतलब जो पद ही खाली है, बैठक में नहीं आया ऐसा नहीं बोला, उसका जो आएगा वो होगा इफेक्टिव स्ट्रेंथ। इसी को कहते हैं इफेक्टिव स्ट्रेंथ, इसका आधा प्लस 1, इफेक्टिव मेजॉरिटी। अब आते हैं अगले बिंदु पर, स्पेशल मेजॉरिटी। इसको बड़े ध्यान से समझना है क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? संविधान संशोधन। और संविधान में संशोधन करने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत और आधे राज्यों का समर्थन। तो ये जो विशेष बहुमत शब्द का उपयोग हो रहा है वो क्या है? अगर आपसे कोई पूछता है कि स्पेशल मेजॉरिटी क्या है, तो हम हमेशा कहते हैं 2/3 बहुमत स्पेशल मेजॉरिटी है। गलत नहीं है ये,
अगर आप कहते हैं कि 2/3 मेजॉरिटी स्पेशल मेजॉरिटी है तो ये गलत नहीं है, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी भी कई प्रकार की होती है। एक है आर्टिकल 61 में दी गई है, सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3। सदन की कुल सदस्य संख्या, मान लीजिए कि लोकसभा की संख्या टोटल 543 है तो 543 का 2/3। यहां पर फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग आए, कितने लोगों को वोट डालने का अधिकार है या कितने पद खाली हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग प्रक्रिया आर्टिकल 61 में दी गई है वो इस बहुमत से पास होती है, तो वो भी विशेष बहुमत है, लेकिन कैसा है, कुल सदस्य संख्या का 2/3। दूसरा आर्टिकल 249 और 312, ये भी 2/3 बहुमत है, लेकिन ये क्या है, सदन के उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3। यानी सदन में जितने लोग उपस्थित हैं, उदाहरण ले लेते हैं, लोकसभा की संख्या कितनी है 543। 543 में से मान लीजिए कि 43 पद मान लीजिए खाली है। खाली का मतलब अब्सेंट है, लोकसभा की बैठक हो रही है और 543 में से 43 सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं है, बैठक में आए ही नहीं, और मान लीजिए कि 100 लोगों को वोट डालने के अधिकार से रोका गया है, तो लोकसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले कितने लोग बचे, 300, 400, तो 400 लोग बचे। लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी 543, 43 सदस्य अनुपस्थित हैं, 100 लोगों को वोट डालने से रोका गया है, तो लोकसभा में कितने लोग ऐसे हैं जो उपस्थित भी हैं और जिनको वोट डालने का अधिकार है, तो वो संख्या ही 400। जो 400 का 2/3 ये कहलाता है ये वाला बहुमत है, तो ये भी 2/3 बहुमत। लेकिन पहले वाले में क्या था, कुल सदस्यों, सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 इसमें, और यहां क्या है, सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3। अब पहुंचते हैं अपने मेन टॉपिक पर, आर्टिकल 368। मैं इसको मिटा देता हूं, इसको समझना है बड़े ध्यान से क्योंकि ये हमारे संविधान संशोधन वाले टॉपिक से जुड़ेगा। अनुच्छेद 368, यहां पर देखिए क्या लिखा है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत जो कुल के आधे से कम ना हो। बड़ा जटिल तरीका है। जैसे देखिए, 2 उदाहरण लेते हैं, पहला उदाहरण और दूसरा उदाहरण। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है 543, तो 543 का आधा प्लस 1 लगभग 273। ठीक है, तो ये हमने दोनों में लिख लिया, 543 का आधा यानी कुल के आधे से कम ना हो, तो हमने पहले निकाल लिया लोकसभा की टोटल का आधा प्लस 1 273 आ गया। अब मान लीजिए कि लोकसभा की बैठक हो रही है, लोकसभा में मान लीजिए कि 543 में से मान लेते हैं मान लेते हैं कि 543 में से 43 सदस्य अब्सेंट है, बैठक में आई नहीं। ठीक है, तो कितने बचे 500, और 500 में से मान लेते हैं कि 50 लोगों को वोट डालने के अधिकार से रोका गया है, तो कितने बचे 450। तो लोकसभा में ऐसे कितने सदस्य हैं जो उपस्थित हैं और जिनको वोट डालने का अधिकार है, 43 सदस्य अनुपस्थित हैं, 50 लोगों को वोट डालने के अधिकार से रोका गया है, तो कितने आए 450। 450 का 2/3 निकाल लो तो ये आता है 300। और ये कितना था 273। क्या ये 300 का आंकड़ा 273 से कम है? नहीं है, ज्यादा है। तो यहां पर क्या लिखा है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत जो कुल के आधे से कम ना हो। यानी जो 300 का आंकड़ा आ रहा है उपस्थित और मतदान के 2/3 निकालने से, ये कुल के आधे से यानी 273 से कम नहीं है, तो स्पेशल मेजॉरिटी हो गया। लेकिन मान लीजिए कि लोकसभा के अंदर टोटल स्ट्रेंथ 543 है, 543 में से मान लीजिए कि 200 सदस्य अब्सेंट है, 43 लोगों को वोट डालने के अधिकार से रोका गया है, तो कितने लोग बचे 300। यानी लोकसभा में 300 लोग उपस्थित हैं और उनको वोट डालने का अधिकार है, तो 300 का अगर 2/3 अगर आप निकालोगे तो कितना आता है
200। और लोकसभा के कुल के आधा कितना आ रहा था? 273। तो ये 200 का आंकड़ा 273 से तो कम है ना, तो ये पास नहीं होगा। विशेष बहुमत से कोई भी प्रस्ताव तब पास होता है जब वो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत हो, लेकिन किसी भी परिस्थिति में आधे से कम नहीं होना चाहिए। तो पहले वाली कंडीशन में 450 का आंकड़ा आया था, और 450 का 2/3 जब हमने निकाला तो वो 300 आया। अगले में हमने 300 का 2/3 निकाला तो कितना आया? 200 आया। और ये कितना है? 273। यानी कंडीशन ये रखी गई है कि कुल के आधे से कम तो हो नहीं सकता, यानी 273 से कम तो हो ही नहीं सकता। लेकिन निकालेंगे कैसे? उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से। तो ये होता है आर्टिकल 368 में दिया गया विशेष बहुमत। चलो, हम लोगों ने शुरुआत की थी संविधान संशोधन को पढ़ने से। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि संविधान संशोधन का अर्थ क्या है? संविधान संशोधन का अर्थ है एडिशन, वेरिएशन और रिपील, जोड़ना, घटाना, परिवर्तन करना। फिर हमने ये पढ़ा कि संविधान संशोधन की प्रकृति कैसी है? कठोरता व लचीलेपन की मिश्रण है। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया कहां से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित है। संवैधानिक प्रावधानों में भाग 20 और अनुच्छेद 368 को हम लोगों ने पढ़ा। फिर हमने ये पढ़ा कि संविधान में संशोधन करने के 3 प्रकार होते हैं: साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्य। क्योंकि हमें विशेष बहुमत को समझना था, साधारण बहुमत को समझना था, इसलिए हमने टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी को पढ़ लिया कि सिंपल मेजॉरिटी क्या है, इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या है, फुल मेजॉरिटी क्या है और स्पेशल मेजॉरिटी क्या है। अब यहां पर केंद्र बिंदु में क्या है? स्पेशल मेजॉरिटी। यही सबसे मेन है जो आप लोगों को समझनी थी। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या है? उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, लेकिन वो कुल के आधे से कम ना हो। कुल का आधा हमने कितना निकाला था? 543 का आधा प्लस 1 कितना आया था? 273। और उपस्थित और मतदान के 2/3 निकालो, अगर वो 273 से ज्यादा है तो पास हो जाएगा, अगर वो 273 से कम से वोट आ रहे हैं तो वो पास नहीं होगा। चलो अब बढ़ते हैं आगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस, संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया। 5 मार्कर में सवाल आ सकता है कि संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख करें। तो जब हम कहते हैं कि संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया, तो इसका मतलब आर्टिकल 368 की बात होती है। तो संविधान संशोधन प्रक्रिया का मतलब किसी बिल की अधिनियम बनने की प्रक्रिया। जैसे अगर मैं कहता हूं कि 123वां संविधान संशोधन बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये बिल है, लेकिन जब ये पार्लियामेंट के दोनों हाउस से पास हो जाएगा, प्रेसिडेंट इसे अप्रूवल दे देंगे, तो ये बन जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संशोधन अधिनियम बन जाएगा। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का मतलब क्या है? संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया का मतलब संविधान संशोधन विधेयक की संविधान संशोधन अधिनियम बनना, यही कहलाती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस। और इसका संबंध किससे है? आर्टिकल 368(2) से। स्टार्टिंग में मैंने बताया कि अनुच्छेद 368 में 3 प्रावधान हैं, उसमें से दूसरा प्रावधान संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। तो अब हम समझते हैं कि संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया क्या है। एक डायग्राम से समझेंगे, चीजें आसानी से समझ में आएंगी। सबसे पहले कि संविधान संशोधन बिल किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल लोकसभा में शुरुआत होगी या केवल राज्यसभा में। संविधान में संशोधन करने का बिल संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, इधर लोकसभा और राज्यसभा। अब ध्यान क्या रखना है कि प्रेसिडेंट का अप्रूवल नहीं लगेगा। ध्यान में रखना है कि संविधान संशोधन विधेयक को जब पार्लियामेंट में पेश किया जाता है तो आपको राष्ट्रपति से कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, यह ध्यान में रखना है। मान लीजिए कि लोकसभा में पेश हुआ, लोकसभा ने इसे विशेष बहुमत से पास कर दिया, तो कहां जाएगा? राज्यसभा।
तो हमने माना कि संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया गया और लोकसभा ने विशेष बहुमत से पास कर दिया, तो फिर जाएगा राज्यसभा। अब राज्यसभा के पास तीनों विकल्प हैं, वो उस बिल को स्वीकार कर सकती है, मना कर सकती है या फिर पुनर्विचार के लिए भेज सकती है। यानी संविधान संशोधन बिल के मामले पर राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा के समान होती हैं, वो उसे स्वीकार कर सकती है, अस्वीकार कर सकती है और पुनर्विचार के लिए भी भेज सकती है। अगर उसे अस्वीकार करती है तो समाप्त हो जाएगा, पुनर्विचार के लिए भेजती है तो वापस लोकसभा में चला जाएगा, और अगर स्वीकार करती है तो वो चला जाएगा राष्ट्रपति के पास। और यहां पर ध्यान में रखना है कि संविधान संशोधन बिल पर कभी भी संयुक्त बैठक नहीं होती, ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक ये दो ऐसे बिल हैं जहां पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता। अब धन विधेयक में क्यों नहीं होता? क्योंकि धन विधेयक में राज्यसभा के पास शक्ति ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। और जबकि संविधान संशोधन बिल पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों की शक्तियां बिल्कुल बराबर की हैं, तो वहां पर भी सवाल नहीं उठता। तो ध्यान में रखना है कि संविधान संशोधन बिल पर संयुक्त बैठक नहीं होती। लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे, एक ब्लैक कलर का बॉक्स है। अगर मान लीजिए कि संविधान में कोई ऐसा संशोधन हो रहा है, संविधान में कोई ऐसा संशोधन हो रहा है जो न केवल केंद्र को प्रभावित कर रहा है, केंद्र के प्रावधानों को, बल्कि राज्य के प्रावधानों को भी प्रभावित करता है। यानी जिसे हम कह सकते हैं कि अगर संविधान में कोई ऐसा संशोधन हो रहा है जो फेडरल स्ट्रक्चर को, संघीय ढांचे को प्रभावित करता हो, संघीय ढांचे का मतलब जो केंद्र और राज्य, सेंटर और स्टेट दोनों को प्रभावित कर रहा है, तो वो सीधे संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास नहीं जाता। तो वो कहां जाएगा? कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडलों के पास जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, जैसे अगर मान लीजिए कि मूल अधिकार या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में परिवर्तन होना है, तो संसद के दोनों सदनों ने विशेष बहुमत से पास किया, सीधा राष्ट्रपति के पास पहुंच जाएगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में कोई संशोधन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के प्रावधानों में कोई संशोधन हो रहा है, तो वो संसद के विशेष बहुमत से पास होने के बाद उसे भारत में कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडलों से पास करवाना है, तब वो वापस आएगा राष्ट्रपति के पास। जैसे वर्तमान में जीएसटी अधिनियम बन गया है। ये जो जीएसटी था, इसे संसद ने विशेष बहुमत से पास किया, भारत के कम से कम आधे राज्यों ने पास करना था, सबने पास कर दिया लेकिन आधे राज्यों को करना था, और उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास गए। तो ध्यान में रखना है कि यदि संविधान में कोई भी ऐसा संशोधन होता है जो न केवल केंद्र को बल्कि राज्यों को भी प्रभावित करता है, तो उसे संसद के विशेष बहुमत के बाद कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडलों से पास करवाना पड़ता है, तब वो राष्ट्रपति के पास जाता है। और राष्ट्रपति संविधान संशोधन बिल को स्वीकृति देने के लिए अनिवार्य है। यानी जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास होकर राष्ट्रपति के पास आता है, ना तो अस्वीकार कर सकता, ना ही पुनर्विचार के लिए भेज सकता, केवल और केवल स्वीकार करेगा। क्योंकि 24th अमेंडमेंट 1971 के द्वारा यह कहा गया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकार करने के लिए बाध्यकारी है, और जैसी राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी तो वो क्या बन गया? अधिनियम। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि संविधान संशोधन प्रक्रिया का मतलब क्या है? संविधान संशोधन प्रक्रिया का मतलब संविधान संशोधन बिल की अधिनियम बनने की प्रक्रिया संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहलाती है। तो बिल आया था, दोनों सदनों से पास हुआ, राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी, तो बन गया अधिनियम। अब यही सवाल अगर 5 मार्कर में आता है तो एक्सप्लेन करना पड़ता है। अच्छा, अभी हम लोग जिस पर बात कर रहे थे कि कुछ ऐसे प्रावधान हैं जहां पर संसद के विशेष बहुमत के बाद राष्ट्रपति के पास नहीं जाता सीधा, जैसी संसद के दोनों सदन विशेष बहुमत से पास कर देते हैं तो उसे कम से कम आधे राज्यों को भेजा जाता है। वो प्रावधान कौन से हैं? ये प्रावधान प्री और मेंस दोनों के लिए जरूरी है।
तो पहला, अच्छा देखो इसमें 6-7 प्रावधान आएंगे, आप रटने की कोशिश भी करोगे, ठीक है, रट भी लोगे, लेकिन अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो रटने की जरूरत कम पड़ेगी, ये मेरा वादा है। अब वो क्या है? देखिए, संविधान में अगर कोई भी ऐसा संशोधन होता है जो देश के संघीय ढांचे को प्रभावित करता है, देश के संघीय ढांचे का मतलब कि संविधान के उस संशोधन के होने से केंद्र और राज्य के संबंधों पर कोई प्रभाव पड़ता हो, तो वो संघीय ढांचे को प्रभावित करता है। जैसे पहला, राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य की विधानसभाएं भी भाग लेती हैं। तो अगर राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में या उसकी प्रक्रिया में कोई परिवर्तन होता है तो ना केवल उससे केंद्र प्रभावित होगा, राज्य भी प्रभावित होंगे। तो ऐसे संशोधन को संसद तो विशेष बहुमत से पास करेगी, आधे राज्यों के विधानमंडलों से भी सिंपल मेजॉरिटी से पास करना होगा। दूसरा, जीएसटी काउंसिल, ये बाद में जोड़ा गया 279A। जीएसटी काउंसिल में, क्योंकि जीएसटी का संबंध केवल केंद्र से तो नहीं है, जीएसटी ने सबसे ज्यादा राज्यों को प्रभावित किया है। अगर जीएसटी काउंसिल में कोई भी परिवर्तन होता है तो वो केंद्र और राज्य दोनों को प्रभावित करता है, यानी देश के संघीय ढांचे को प्रभावित करता है। तीसरा, केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन। केंद्र की कुछ विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है, राज्यों की कुछ विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है। केंद्र की यानी संसद की कानूनी शक्ति का विस्तार पूरा भारत है, राज्य की विधानमंडल की विधायी शक्ति का विस्तार उसका राज्य है। अगर इसमें आप ऊपर नीचे करें, यानी केंद्र और राज्यों की कानून बनाने की शक्ति में आप संशोधन करते हैं, तो वो भी देश के संघीय ढांचे को प्रभावित करता है। चौथा, केंद्र व राज्य की कार्यकारी शक्तियों का विस्तार। सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर पूरे भारत पर है, स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर अपने राज्य पर है। अब इसमें आप कम ज्यादा करें, कटौती करें, बढ़ोतरी करें, उसके लिए संविधान में संशोधन करें, तो वो प्रभावित करेगा देश के संघीय ढांचे को। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से संबंधित, सुप्रीम, क्योंकि भारत में एकीकृत न्यायपालिका का प्रावधान है, दोहरी न्यायपालिका तो नहीं है, एकीकृत न्यायपालिका है। जिला न्यायालय की अपील उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट की अपील आप सुप्रीम कोर्ट में करते हैं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में, उनकी पावर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करते हैं, जैसे एक बिल आया था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, 99th अमेंडमेंट, 99th अमेंडमेंट के द्वारा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का प्रावधान किया गया था। संसद के दोनों सदनों ने पास किया, आधे राज्यों से पास करवाया, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के बहुमत से इस अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना, क्योंकि उनका यह मानना था कि यह न्यायपालिका के मामलों में दखल अंदाजी है। तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई भी परिवर्तन होता है तो उसे संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की विधानमंडलों से पास करवाना होता है। यानी कुल मिलाकर आप ये कह लीजिए कि कार्यपालिका संबंधों में कार्यकारी शक्ति, विधायिका शक्ति और न्यायपालिका, शासन के 3 अंग होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। तो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, केंद्र और राज्य की विधायी शक्तियों में, केंद्र और राज्य की कार्यकारी शक्तियों में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, इन तीनों में अगर कोई परिवर्तन होता है तो वो देश के संघीय ढांचे को प्रभावित करता है। 3 तो ये याद रखने हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। इससे पहले राष्ट्रपति का निर्वाचन, उसकी प्रक्रिया, जीएसटी काउंसिल। अब आते हैं चौथी अनुसूची, संसद में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। हमारे संविधान की चौथी अनुसूची बताती है कि किस राज्य की राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी। अगर मान लीजिए किसी राज्य की राज्यसभा सीटों को आप कम कर दें, ज्यादा कर दें, तो प्रभावित तो होगा ना देश, राज्य भी प्रभावित होंगे। तो इसके लिए भी आपको विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडलों से पास करवाना होता है। अगला है 7वीं अनुसूची, 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बारे में बताती है। संघ सूची पर संसद कानून बनाएगी, राज्य सूची पर राज्य विधानमंडल बनाएंगे, और
संवर्ती सूची पर, दोनों बनाएंगे। अगर मान लीजिए कि राज्य सूची के विषय को हटाकर संघ सूची में डाल दे, संघ सूची को राज्य में डाल दे, या किसी को संवर्ती में डाल दे, तो कानून बनाने की शक्तियों में परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसा 7वीं अनुसूची में जब भी कोई संशोधन होता है तो वो संघीय ढांचे में परिवर्तन माना जाएगा। और आखिरी आर्टिकल 368 में होने वाला संशोधन, जो आर्टिकल 368 है जिसमें 3 प्रावधान है, भाग 20, इसमें भी अगर कोई संशोधन होता है तो उसमें उसको भी संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडलों से पास करवाना पड़ता है। ठीक, अब इसको याद कैसे रखना है? मेन चीज याद रखनी है कि अगर संविधान में कोई भी ऐसा संशोधन होता है जो देश के संघीय ढांचे को प्रभावित करता है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, राष्ट्रपति का निर्वाचन, उसकी प्रक्रिया, जीएसटी काउंसिल, 4वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची और खुद आर्टिकल 368। और ये प्री में भी सवाल आया है, ये बहुत बार मेंस में भी आ सकता है, मेंस में 3 मार्कर में, 5 मार्कर में आ सकता है कि ऐसे कौन से संशोधन या प्रावधान हैं जिन्हें संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों से पास करवाना पड़ता है। और विधानमंडल किस बहुमत से पास करेंगे? सिंपल मेजॉरिटी से। जहां पर 2 सदन है तो दोनों सदनों को पास करना होगा, यहां विधानसभा नहीं है। आखिरी में कुछ चीजों को कंक्लूजन प्री और मेंस के हिसाब से, संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल संसद को है और कोई संशोधन नहीं कर सकता। संविधान संशोधन बिल को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति नहीं लेनी है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश हो सकता है। दोनों सदनों से अलग अलग विशेष बहुमत से पास करना है, अलग अलग। संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता, दोनों को अलग अलग पास करना है। और जब अलग अलग पास करना है तो संयुक्त बैठक क्यों होगी? यदि कोई ऐसा संविधान संशोधन बिल है जो संघीय ढांचे को प्रभावित करता है तो उसे संसद के विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों से सिंपल मेजॉरिटी से पास करना होगा। यहां पर विधानमंडल शब्द है और सिंपल मेजॉरिटी है। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकार किया जाता है क्योंकि राष्ट्रपति उसे अस्वीकार या पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, क्योंकि 24th अमेंडमेंट 1971 के द्वारा यह कहा गया कि वह उसे स्वीकार करने के लिए बाध्यकारी है। तो जितना भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के प्रोसेस को पढ़ा, ये उसका निचोड़ था निष्कर्ष के रूप में। एक आखिरी बात जो हम पढ़ेंगे, अभी तक आर्टिकल 368 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? 368 में 4 बार संशोधन हो चुका है, 7वां, 24वां, 42वां, 101वां। 24वां तो सबको याद रहता है, लेकिन 7वां, 42वां और 101 नजरअंदाज हो जाता है। 7वां तो विशेष रूप से। 7वें संशोधन के द्वारा, देखिए, जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ तब राज्य और यूनियन टेरिटरी का प्रावधान तो था नहीं। राज्यों को 4 कैटेगरी में रखा गया था, ए, बी, सी, डी। तो 7वें संशोधन के द्वारा जो ए, बी, सी, डी का क्लासिफिकेशन था उसको 2 पार्ट में बांट दिया, स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो यह परिवर्तन 368 में भी हुआ, तो वहां राज्य शब्द लिखा गया, ना कि भाग क, ख, ग के राज्य। 24th अमेंडमेंट के द्वारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया की जगह लिखा संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति, उसके लिए प्रक्रिया। इसका मतलब यह है कि आर्टिकल 368 में पहले लिखा होता था संविधान संशोधन की प्रक्रिया, केवल इतना। आर्टिकल 368 का टाइटल क्या था पहले? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। 24th अमेंडमेंट के द्वारा क्या लिखा? संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। यह कब हुआ? 24th अमेंडमेंट के द्वारा। अगला, संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति स्वीकार करेगा, 24th अमेंडमेंट। संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में नहीं आता, 24th अमेंडमेंट। इसके द्वारा हमने 368 3 जोड़ा। उसके बाद फिर एक 42वां संशोधन हुआ। 42वें संशोधन के द्वारा 368 4 और 5 जोड़े गए थे। 368 4 और 5 ये कहते थे कि न्यायपालिका संविधान संशोधन पर जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती। तो ये 368 क्लॉज नंबर 4 और 5 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए। आगे चलकर एक मामला हुआ 1980 में। उस मामले का नाम था मिनर्वा मिल्स मामला।
मिनरा मिल्स मामले में यह कहा गया कि ये जो 42वें संशोधन के द्वारा 368(4)(5) जोड़े गए हैं, ये क्या है? अवैध है। अब 368(4)(5) को वैध नहीं माना जाता, यानी ये हटा दिए गए। वर्तमान में 368 में कितने प्रावधान है? 3। 368 1 2 3। 101वें संशोधन के द्वारा हमने आर्टिकल 279A से जुड़ा हुआ प्रावधान जोड़ा। कौन सा? अभी पढ़ा था कि ऐसे कौन से प्रावधान हैं जिन्हें संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों से पास करना होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, उसकी प्रक्रिया, जीएसटी काउंसिल में होने वाला संशोधन, चौथी अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, कार्यकारी, विधायिका, न्यायपालिका शक्तियों में, और 368 में। तो 279A यानी जीएसटी काउंसिल में अगर कोई भी संशोधन होता है तो उसे संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के साधारण बहुमत से पास करना होता है। तो यह प्रावधान 101 अमेंडमेंट के द्वारा 368 में भी जोड़ा गया। बाकी 279A तो हमने जोड़ा, लेकिन 368 में भी जोड़ा। तो ध्यान में रखिएगा कि 368 में, आर्टिकल 368 में अब तक 4 बार संशोधन हो चुके हैं, 7वां, 24वां, 42वां और 101। तो ये था पूरा का पूरा हमारा एक बेसिक टॉपिक जो आज हम लोगों ने कवर किया। पहले हमने पढ़ा संविधान संशोधन का अर्थ, फिर इसकी प्रकृति और उसकी पृष्ठभूमि को समझा, संवैधानिक प्रावधानों को पढ़ा, संविधान संशोधन के प्रकार पढ़े, संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को पढ़ा, आर्टिकल 368 में जो संशोधन हुए उनको पढ़ा। संविधान संशोधन का टॉपिक इससे आगे भी है, जब हम बात करते हैं प्रमुख संविधान संशोधन, और इसी से जुड़ता है मूल ढांचा। लेकिन आज के लिए इतना ही। तो मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें समझ में आई होंगी। जय हिंद, जय भारत।